the ideal concept. सुप्रभात। आज संसाधन का तीसरा भाग। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था संसाधन के बारे में, संसाधन के प्रकारों के बारे में, संसाधन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, इन सब चीज़ों को हम जान चुके हैं। तो आज हम जानते हैं कि संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? संसाधन की जो सतत विकास की अवधारणा उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इन सब चीज़ों की आवश्यकता आखिर पड़ी। तो जैसा कि हम पिछले पढ़ चुके हैं कि संसाधन जो है वह एक ही स्थान पर नहीं पाया। संसाधन पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है, अलग अलग भागों में पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के संसाधन अलग अलग भागों में पाया जाता है। तो हमने क्या किया कि उसका अविवेकपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से नहीं बल्कि अविवेकपूर्ण तरीके से हमने उसका दोहन का मतलब उपयोग। तो जब हम इसका उपयोग अविवेकपूर्ण तरीके से किया तो इसमें अचानक सी कमियां आने लगी, जिसके कारण जैव विविधता नष्ट होने के कगार पर आ गई। जीवों में जो विविधता है वह नष्ट होने के कगार पर आ गया। वातावरण दूषित होने लगे, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा, जल की मात्राएं बढ़ने लगी। तो इस तरह से बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। तो भारत में संसाधन नियोजन हम कैसे करेंगे? भारत में भी संसाधन नियोजन हम कैसे करेंगे? तो भारत में भी एक ही स्थान पर सभी चीजें नहीं पाई जाती। भारत के अनेक भागों में अनेक प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के संसाधन पाए जाने के कारण कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर एक तरफ संसाधन क्या है, भंडार है, तो वहीं दूसरी ओर संसाधनों की कमी। जैसे हम बात करेंगे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो इन सब राज्य में खनिज प्रचुर मात्रा का है। लेकिन कौन सा खनिज? तो इन सब राज्य में जो है कोयला की अधिकता है और उसके बाद लोहे है। लेकिन वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ कोयला तो नहीं है, लेकिन यहाँ बिहार में चूना पत्थर के लिए उपयुक्त है। यहाँ चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो है यहाँ पर उसका उपयोग विकसित किया गया। दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, भारत का अरुणाचल प्रदेश, वहाँ जल संसाधन की अधिकता है। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए वो पूर्वी हिस्सा, वहाँ जल संसाधन की अधिकता। वहीं पश्चिमी राज्य की अगर चर्चा करें, पश्चिमी राज्य यानी राजस्थान की अगर चर्चा करें तो वह जल संसाधन की वहाँ पर अधिकता नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर क्या है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अधिकता है। अगर हमारे पास उस तरह का
अगर हमारे पास उस तरह की अगर तकनीक अगर मिल जाए, वैसे तो तकनीक है लेकिन उसको विकसित नहीं किया गया, तो वहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग हम कर सकते हैं। तो एक जगह जहाँ पर सौर ऊर्जा की अधिकता है, दूसरी जगह जल संसाधन अधिक है, वही देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी जगह हम देखते हैं कि लेह और लद्दाख जो क्षेत्र है, लेह जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर जो है सांस्कृतिक संसाधन अधिक है। तो हमने क्या जाना कि हर भाग में हर प्रकार के संसाधन है, लेकिन इसका उपयोग तो पूरे भारत के लोगों को करना है। तो पूरे भारत के लोगों को करना है, तो पूरे भारत के लोगों के लिए हमने एक योजना बनाया ताकि हम उस चीज का जो है सो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सके। शुरुआत में क्या हुआ कि जो संसाधन का जो दोहन हुआ वह कुछ व्यक्तियों के हाथों में था, जिसके कारण कुछ व्यक्तियों के हाथों में होने के कारण यहाँ पर मानव जो है वह दो गुटों में बट गया। एक गुट जो संसाधन संपन्न थे, दूसरे जो संसाधन संपन्न में नहीं आते थे, वह संसाधनों से उनको अलग कर दिया गया था। यही कारण है कि यहाँ पर दो वर्ग बन गए, एक वर्ग हो गया अमीर वर्ग और दूसरा हो गया गरीब। उसके बाद भारत का इतिहास भी अगर आप पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है कि जो भी संसाधन संपन्न देश थे, जो संसाधन संपन्न देश थे, उसी स्थान पर जो शक्तिशाली देश थे, यानी जो उपनिवेशक थे, जो उपनिवेश के लिए आए थे, वही जा करके आक्रमण के या फिर उनके आकर्षण का वो केंद्र बना, क्योंकि संसाधन, ताकि वह संसाधन का जो है सो अधिक से अधिक दोहन कर सके और वह अमीर बन सके, वह देश अमीर हो सके, तो वह भी अपना उपनिवेश वहीं लाए। तो इस तरह से संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है हम लोग समझ गए, क्योंकि संसाधन जो है कुछ ही निश्चित क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उसका जो है उपयोग वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि कोयले की जरूरत केवल झारखंड के लोगों को ही तो नहीं होती है, वो बिहार के लोगों को भी होती है, राजस्थान के लोगों को भी होती है, तो सब जगह के लोग होता है। तो कहाँ पर कितनी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हम वहाँ पर देंगे, ना कि उससे ज्यादा। अगर हम उससे ज्यादा वहाँ पर दे देंगे तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास जो संसाधन है वो तो सीमित है, वह अधिक से अधिक नष्ट होगा, बर्बाद होगा, तो भविष्य जो है इससे वंचित रह जाएगा, या फिर हमें अगर कभी भविष्य में इसकी जरूरत पड़ी तो हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, उस संसाधन का संरक्षण कर लेते हैं, उसी संसाधन का हम लोग बचा के रखते हैं, विवेकपूर्ण तरीके से खर्च कर लेते हैं, भविष्य के लिए रख लेते हैं, तो वही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसके बाद सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की अवधारणा इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। वैसे तो मैंने जो भी बातों को बताया वो सबको नोट कर लेंगे। सतत विकास की अवधारणा क्या होता है कि वैसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगी, यानी हमें संसाधन का उपयोग करना, लेकिन कैसे करना है, इस तरह से करना है कि पर्यावरण का नुकसान न हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया, हमें संसाधन, हमें अभी अगर किसी चीज की जरूरत है तो हम तो वह लेंगे, लेकिन इससे पर्यावरण को नुकसान ना हो और भविष्य की पीढ़ी, यानी कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी तो आवश्यकता पड़ सकती है ना, तो उसके लिए भी तो हमें बचा के रखना। तो हमारी जो जरूरत है वो और उनकी जरूरतों को मद्देनजर देखते हुए जब विकास किया जाता है तो ऐसे संसाधन को सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत रखा गया है। अब हम कुछ चीजों को, तो हमने क्या देखा कि सतत विकास की अवधारणा जो है वह भविष्य के बारे में भी हमें सोच करके किसी भी संसाधन का उपयोग करना चाहिए। इसके अंतर्गत समस्त विश्व में
समस्त देश जो है वो यानी पूरे विश्व जो है वो मिलकर के इसकी तरफ जो है सो अपने अपने विचार को प्रस्तुत किया। तो सबसे प्रथम प्रयास जो था वह रोम के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। इन्होंने 1968 में जो है सबसे प्रथम प्रयास किया था। प्रयास का मतलब क्या कि इन्होंने वकालत किया था। इन्होंने या जो ग्लोबल वार्मिंग हो या भूतापन जो बढ़ रहा है या पारिस्थितिकी में जो परिवर्तन हो रहा है या जैव विविधता में जो अचानक ह्रास होने लगा या वो ये पर्यावरण जो है उस वह जो है अधिक दूषित होने लगा। तो इसको देखते हुए रोम ने सर्वप्रथम 1968 में वकालत की और इसके तहत जो है सो विश्व में जो घटनाएं घट रही थी मानवों के द्वारा उसके बारे में उन्होंने बताया। द्वितीय प्रयास क्या हुआ, सुमशेर के द्वारा किया गया था। यानी सुमशेर जी ने एक पुस्तक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल। या BBI क्वेश्चन है, अक्सर लोग क्या करते हैं, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, पट से लोगों ने लगा दिया गांधी जी। नहीं, इसमें गांधी जी के विचारों को उन्होंने, किसने, सुमशेर ने गांधी जी के विचारों को लिखा था। गांधी जी ने इस पुस्तक की रचना नहीं की थी। लिखने वाले व्यक्ति हैं सुमशेर। इन्होंने गांधी जी के विचारों को जो उन्होंने विकास की अवधारणा को जो बताया था, जो पर्यावरण के बारे में बताया था, जो संसाधन है उसके ह्रास के बारे में उन्होंने जो भी चीज बताया उस चीज को सुमशेर जी ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटी में लिखा था, जो 1974 में प्रकाशित हुई। इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए पूरे विश्व के लगभग 178 देश ने इसमें हिस्सा लिया। कब हिस्सा लिया था, 1992 में। तारीख थी 3 जून से लेकर के और 14 जून तक एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में संसाधन संरक्षण के लिए जैसे प्रयासरत किया गया था। सारे देशों को इकट्ठा किया गया था कि हम संसाधन का उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस रूप में करेंगे, कहाँ से कितने चीजों को प्राप्त करना है, कैसे उसका वितरण करना है, कैसे हम उसको भविष्य के लिए बचा के रखेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए 3 जून 1992 को जो है रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील की एक जगह का नाम है, वहां पर बैठक हुई थी जिसमें 178 देश ने भाग लिया। इसके बाद न्यूयॉर्क जस्ट 1992 के बाद पुनः 1997 जस्ट 5 साल के बाद जो है 5 साल के बाद यह सम्मेलन पुनः जो है 23 जून से 27 जून यह न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसके बाद सन 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया था। इन सब के आयोजन जो है हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। हमारे पास जो संसाधन है उसका सदुपयोग के लिए किया गया था। हम लोग आज भी क्या करते हैं कि उसका दुरुपयोग करते हैं। किसी चीज की कम आवश्यकता है और हम वो चीज ज्यादा मात्रा में उपलब्ध कर लेते हैं, फिर वह हमारे यहाँ जो है बर्बाद होते रहता है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। और इस तरह से जो है हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्राकृतिक प्रदत्त जो भी संसाधन है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। इसीलिए संसाधन का जो सतत विकास की जरूरत होती है। तो आज हम लोगों ने संसाधन के बारे में जाना। तो आज जो संसाधन का जो अध्याय था वह समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग संसाधन को और बारीकी रूप से यानी संसाधन के कई भागों को
जानेंगे। और जो भी चीज़ें अगर छूट गई हो या आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो उस चीज़ को आप हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा चैनल जब भी हम नए वीडियो को अपलोड करें आप तक वह सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।